सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं उसमें कवर किए गए टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिनको सॉल्व करके आप यह पता कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स के टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कंडीशन में आप हैं या नहीं, और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करंट अफेयर्स की जो आपकी तैयारी है वह सही डायरेक्शन में बढ़ रही है या फिर उसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है। कुल मिलाकर प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो प्रोग्राम है काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए फिर से हम आज बात करते हैं अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया हाल के समय में काफी चर्चा में बना हुआ था, अभी भी बना हुआ है, तो उसी के संदर्भ में आपको विचार करना। पहला कथन, यहाँ की राजधानी कैनबरा और सबसे बड़ा नगर सिडनी है। दूसरा कथन, यहाँ दो सदनी संसदीय प्रणाली है, यहाँ की प्रतीकात्मक राष्ट्र प्रमुख इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। तीसरा कथन, यहाँ हर साल 26 जनवरी को इन्वेजन डे मनाया जाता है। अब आपको यह पता करना है कि असत्य कथन कौन सा है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, असत्य कथन का विकल्प का आपको चयन करना है। आपके पास ए बी सी डी के रूप में 4 विकल्प हैं। अब आप आंसर डिसाइड कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर क्या है। आइए हम इन कथनों पर विचार करते हुए फिर हम आंसर डिसाइड करते हैं, जो कि आपने कर लिया होगा। पहला कथन कि यहाँ की राजधानी कैनबरा और सबसे बड़ा नगर सिडनी है, बिल्कुल सही है। अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, 26 जनवरी पर वहां पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, और विरोध प्रदर्शन इस वजह से हुए थे क्योंकि 26 जनवरी को क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया अपना नेशनल डे मनाता है। अभी जो नेशनल डे मनाया जाता है इसके पीछे का इतिहास यह है कि 26 जनवरी के ही दिन यहां पर क्या हुआ था, अंग्रेज आए थे। आज नहीं आए थे, पहले आए थे, जिसको मैं काफी डिटेल में आपको बता चुका हूं कि वहां पर आने का इतिहास उनका क्या रहा। तो इसी उपलक्ष्य में हर साल यहां पर क्या होता है, अब नेशनल डे मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन अभी विरोध प्रदर्शन हो रहा था, और विरोध प्रदर्शन करने वाले जो लोग थे वह वहां के लोकल मूल लोग थे, जो ऑस्ट्रेलिया के मूल लोग हैं, ना कि बाहर से आए हुए अंग्रेज। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन अंग्रेज आए थे वहां से हमारा जो है कि पतन प्रारंभ हुआ, वहां से हमारी जनसंख्या घटनी प्रारंभ हुई। वो अंग्रेज जो आए थे ब्रिटेन और यूरोप के अन्य क्षेत्रों से, उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया, तो इसको इन्वेजन डे के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो उसी संदर्भ में जब मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ की राजधानी कैनबरा है और सबसे बड़ा जो नगर है वो सिडनी है। और ये सही बात है कि यहाँ पर भी संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, और यहाँ पर भी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नाम के 2 सदन है, और इस तरह से यहाँ पर संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। यहाँ के जो प्रतीकात्मक राष्ट्र प्रमुख हैं वह इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ही हैं। ये बिल्कुल सही है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ का एक सदस्य है, और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पहले प्रारंभिक ऐसे देश थे जिन्होंने क्या किया, इंग्लैंड की महारानी को अपना प्रतीकात्मक राष्ट्र प्रमुख माना, जबकि यहाँ पे जो कार्यकारी प्रमुख होता है वह होता है प्रधानमंत्री, जैसे कि हमारे यहाँ होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा कथन क्या लिखा है कि यहाँ हर साल 26 जनवरी को इन्वेजन डे मनाया जाता है। नहीं, अभी नहीं मनाया जाता, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, जो यहाँ के मूल लोग हैं, वह कहते हैं कि हमें 26 जनवरी को यहाँ पर इन्वेजन डे के रूप में मनाना चाहिए, ना कि ऑस्ट्रेलिया के डे के रूप में। अर्थात नेशनल डे कैसे हो सकता है, जबकि 26 जनवरी का ही वो दिन था जब सबसे पहले अंग्रेज हमारे
हमारे यहाँ पर आए और वहाँ से हमारा जनसंहार प्रारंभ हुआ। तो उनका कहना है कि ये जो गोरे लोग आए थे, जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने जनसंहार किया था, हम पर हमला हुआ था। तो इस दिन को अर्थात 26 जनवरी को हमें क्या करना चाहिए, इन्वेजन डे मनाना चाहिए। ये उन्होंने मांग की थी, अर्थात अभी इसको मनाया नहीं जाता। 26 जनवरी को नेशनल डे मनाता है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से हमें पता चला जो तीसरा कथन है वो क्या है, गलत है, और हमें क्या करना था, असत्य कथन के विकल्प का चयन करना था। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या होगा, सी केवल 3। आई होप आपने इसका उत्तर सही दिया होगा। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है कि सराय घाट की लड़ाई का संबंध निम्न में से किसके मध्य लड़ी गई थी। अब बताइए कि सराय घाट की जो लड़ाई लड़ी गई थी उसका संबंध किससे। आपके पास ऑप्शन है अंग्रेज और अफगानों के बीच, अंग्रेज और मराठा के बीच, मुगल और मराठा के बीच, मुगल और अहोम के बीच। तो आपके पास 4 विकल्प हैं। आई होप बहुत इजी प्रश्न है अगर आपने हाल के घटनाक्रम को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा। तो देखिए, सरायघाट की जो लड़ाई है वह लड़ी गई थी मुगल और जो है कि अहोम के बीच। अहोम का मतलब है कि वह लोग जो असम के थे। आपको पता है कि असम जिस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में पहले अहोम साम्राज्य हुआ करता था और लगभग अहोम साम्राज्य ने 600 साल तक यहां पर शासन किया। और इसी में जब मुगल सत्ता क्या हो रही थी, पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी, तो इसी के क्रम में मुगल साम्राज्य और अहोम के बीच में संघर्ष हुआ था और इसका नाम है सराय घाट की लड़ाई। ये जो सराय घाट की लड़ाई है काफी महत्वपूर्ण है और इसी सराय घाट की लड़ाई में अहोम साम्राज्य ने यह बता दिया कि वह मुगल साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा। आई होप आपने इसको सही ऑप्ट किया होगा। अगला प्रश्न जो है कि वह है आपके अहोम साम्राज्य से ही है। अहोम साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस शासक ने किया था, यह आपको बताना है। इजी प्रश्न है क्योंकि अहोम साम्राज्य अभी काफी चर्चा में बना हुआ था। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सुकफा, दूसरा है बोरफुकन, तीसरा है लचित बोरफुकन और चौथा जो विकल्प है वह है उदयादित्य सिंघा। अब आपको बताना है कि आखिर ए बी सी डी जो 4 विकल्प हैं, जिसमें सुकफा का नाम है, बोरफुकन का नाम है, लचित बोरफुकन का नाम है और उदयादित्य सिंघा का नाम है, इसमें से किसने अहोम साम्राज्य की स्थापना किया था। आई होप आप ये बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे और इसमें जो सही आंसर है वह है सुकफा। सुकफा कौन थे, यह म्यांमार से आए हुए एक प्रिंस थे और इन्होंने आज का जो असम वाला क्षेत्र है यहाँ पर अहोम साम्राज्य की स्थापना किया था। और ये जो सुकफा थे इन्होंने क्या किया था, अपने सेनापति को जिनको ये रखते थे उनको कहा जाता था बोरफुकन, और बोरफुकन मतलब यहाँ का जो है कि सेनापति। और इन बोरफुकन में जो सबसे बड़ा नाम है वह है लचित बोरफुकन। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो यहाँ के जो संस्थापक थे वह कौन थे, सुकफा। बोरफुकन कौन हुआ करते थे, जो यहाँ के सेनापति, और सबसे बड़े जो सेनापति माने जाते हैं वह थे लचित बोरफुकन। और जो उदयादित्य सिंघा थे वह अहोम साम्राज्य के ही शासक थे। तो आई होप आप इन सब चीजों को समझ पाए होंगे। अब अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वह है असम के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। इसका 72% क्षेत्र ब्रह्मपुत्र की घाटी में स्थित है। दूसरा कथन, इसकी सीमाएं केवल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय से लगती हैं। तीसरा कथन, इससे एक पूर्ण राज्य, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इससे एक पूर्ण राज्य के रूप में 1960 में बनाया गया था। सही कथन या कथनों के विकल्प का आपको चयन करना है। ए बी सी डी के रूप में आपके सामने जो है कि 4 विकल्प हैं। आई होप आप इसको बिल्कुल सही करें। असम जो कि आपको पता है पूर्वोत्तर राज्य का बहुत प्रमुख राज्य है, उसी के विषय में आपसे पूछा गया है। और नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां से हर साल प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आते रहे। तो चलिए एक एक करके कथनों पर विचार करते हैं। इसका 72% क्षेत्र ब्रह्मपुत्र की घाटी में स्थित है, बिल्कुल सही है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी असम की घाटी से होते हुए बहती है। और ये जो असम की घाटी का क्षेत्र है वह इसके ब्रह्मपुत्र
का एक भाग है। और ये बिल्कुल सही है कि इस असम का 72% क्षेत्र इसी ब्रह्मपुत्र की घाटी में आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। और यहाँ पर जब मानसून का समय होता है तो बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न होती है। दूसरा कथन, इसकी सीमाएं केवल अरुणाचल प्रदेश, यह स्टेटमेंट जो है इसमें जो केवल शब्द लिखा है इसकी वजह से गलत हो गया। तो इसमें देखिए इसकी सीमाएं अरुणाचल प्रदेश से लगती हैं, सही बात है, नागालैंड से लगती है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय से भी लगती हैं, लेकिन त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के साथ भी लगती हैं, अर्थात कुल 7 राज्यों के साथ लगती हैं, जबकि इसमें लिखा है केवल 5 राज्यों का नाम। तो इस तरह से कथन दूसरा गलत हो गया। तीसरा है, इसे एक पूर्ण राज्य के रूप में 1960 में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमें पता चला कि इसमें क्या है, 1 और 3 सत्य कथन है और कथन दूसरा असत्य है। हमें चुनना है सही कथनों के विकल्प का, तो हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर होगा डी, 1 और 3। आई होप आप बिल्कुल ही सभी प्रश्नों को सही सॉल्व कर रहे होंगे। अब एक अगला प्रश्न है जो कि ट्यूनीशिया के विषय में है। ट्यूनीशिया के विषय में आपको असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन जो कि एक विकल्प के रूप में है, इसके पूर्व में लीबिया जबकि पश्चिम में अल्जीरिया है। दूसरा कथन, इस देश के आय का मुख्य स्रोत कृषि एवं पर्यटन है। तीसरा विकल्प, इसका भूमध्य सागरीय तट अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। चौथा विकल्प, अरब स्प्रिंग की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो अब देखिए आपको क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो इसके पूर्व में लीबिया जबकि पश्चिम में अल्जीरिया है, बिल्कुल सही। हाल ही में अगर आपने देखा हो तो ट्यूनीशिया में फिर से जो है कि हिंसा हुई थी और कई लोग ये कह रहे थे कि लगता है यहाँ से फिर से क्या हो रहा है, अरब स्प्रिंग की शुरुआत हो रही है। और इसी के कारण ट्यूनीशिया की सरकार ने कई तरह के वहाँ पे कड़े कदम उठा लिए थे और इसी के कारण ट्यूनीशिया में चर्चा में बना हुआ था। तो सही है पहला कि इसके पूर्व में लीबिया और पश्चिम में अल्जीरिया। दूसरा, इस देश के आय का मुख्य स्रोत कृषि और पर्यटन है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका जो कोस्टल एरिया है वो छोटा सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, केवल 100 मील का कोस्टल एरिया है, इसलिए काफ़ी छोटा है। अगर आप अन्य देशों का देखेंगे, जैसे अल्जीरिया का देखेंगे, आप जो है कि इधर लीबिया का देखेंगे, अन्य देशों का देखेंगे, तो आपको बहुत बड़ा कोस्टल एरिया दिखाई देगा। इसका जो कोस्टल एरिया है 100 किलोमीटर का ही है और वहाँ पर यूरोप से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं और यहाँ पे जो गर्मी पड़ती है उसका लुत्फ उठाते हैं। तो इसका जो आय का प्रमुख स्रोत कृषि और पर्यटन है, बिल्कुल सही। तीसरा, इसका जो भूमध्य सागरीय तट अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत स्टेटमेंट है और आपको इसको देखते ही ऑप्ट कर ले जाना चाहिए था। मैपिंग के जो प्रश्न होते हैं ना, उनसे यही सबसे प्लस पॉइंट होता है कि जब आपकी मैपिंग पर कमांड होती है तो ऐसे स्टेटमेंट जो कि बिना मैपिंग के आपको काफी कठिन लगेगा, आपको लगेगा पता नहीं किसका कितना किलोमीटर है, इसमें किलोमीटर याद नहीं रखा जाता। आप क्या करेंगे, जब बॉर्डर बनाते हैं, मैपिंग करते हैं, तो अपने आप पता चल जाता है अच्छा इसका इतना एरिया, इतना बड़ा एरिया लगता है और उससे तुरंत आप एज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से असत्य कथन सी है और यहां पर अरब स्प्रिंग की शुरुआत यहीं से हुई थी, बिल्कुल सही है। आपको पता है कि वर्ष 2010 के एकदम अंतिम माह में, दिसंबर लास्ट में यहां पर अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। हालांकि उसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वह 4 जनवरी 2011 से हुई थी, लेकिन वो जिस कारण से हुई थी वह दिसंबर 2010 की घटना है। आई होप आपने इसको भी ऑप्ट सही ही किया होगा। अब आपके पास जो है कि 2 प्रश्न हैं और पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने यहाँ के संविधान में संशोधन किया है जिससे वहाँ के मूल लोगों को अधिक सम्मान दिया जा सके। अब आपको बताना है, ऑप्शन है इक्वाडोर, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात और डी ऑस्ट्रेलिया। अब आपको बताना है कि इसमें से किस देश ने अपने संविधान में संशोधन किया है। चारों देश इस समय चर्चा में बने हुए हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स के वीडियो आप जो है कि रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो काफी इजी प्रश्न है, सोचना भी इसमें नहीं है। तो देखिए, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों गलत हैं। आंसर आपका जो सही है ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जो वहाँ के मूल लोग हैं वह बहुत लंबे समय से मांग करते आए हैं कि उनके हक की बात की जाए। टोटल पॉपुलेशन में वहाँ के जो मूल लोगों का परसेंट है वह 3.1 से लेकर 3.2% तक है। आप समझ सकते हैं कितनी कम पॉपुलेशन है। और यह जो लोग हैं यह वह लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया के मूल लोग हैं। तो यहीं पर क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि नहीं, अब समय आ गया है कि हमें इन लोगों की पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए। और इसी के क्रम में क्या हुआ है कि उन्होंने संविधान संशोधन किया। हालांकि यह तो बहुत
प्रगतिशील कदम था, लेकिन जब वहां के मूल लोग जिसकी मांग वो कई सालों से कर रहे हैं कि इस दिन को आप इन्वेजन डे के रूप में घोषित करो, उसके लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ पर आंसर जो ऑप्ट करना था उसमें हमारा आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, जेरेंगा पोथार हाल के समय में चर्चा में बना हुआ था, यह कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन दिल्ली बॉर्डर पर, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा हरियाणा और चौथा डी। आई होप आप इसको बिल्कुल सही करेंगे। जेरेंगा पोथार क्या है, कैसे है, इसको तो काफ़ी ज़्यादा इस समय खबरों में बना हुआ है और कई जगह पे कई इतिहासकारों ने इस पर काफ़ी कुछ लिखा। खैर, तो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें सही आंसर है जो आपने भी ऑप्ट किया है वो है डी, असम। जेरंगा पोथार का संबंध जो है कि अहोम साम्राज्य से है। अहोम साम्राज्य में क्या हुआ था, जब वहाँ के एक सेनापति ने उनको लगा कि जो है कि हम अपने सत्ता अपने पास रखना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया था, अहोम साम्राज्य के जो प्रमुख लेख थे उनको मारना प्रारंभ कर दिया था। और इन्हीं में से एक राजा थे जो कि वहाँ से भागकर चले गए, अहोम साम्राज्य को छोड़कर कुछ दिन के लिए नागालैंड चले गए। नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नाम से कंफ्यूजन होगा। जो मेन नाम है वो है जयमती। ये जयमती कौन थी? यह वह महिला थी जिन्होंने क्या किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन जो वहां का सेनापति था, जो राज परिवार के लोगों को चुन चुन कर मार रहा था, उसको यह नहीं बताया कि हमारे पति कहाँ हैं। और इस तरह से इन्होंने अपने पति के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और जहां पर इन्होंने अपने अंतिम सांस ली थी वह जो है कि आपका असम का जेरंगा पोथार स्थान है, जहां पर कुछ समय पहले अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने कई तरह के वहां पे चीजों का वितरण किया। आई होप आप समझ पाए होंगे जेरंगा पोथार के विषय में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, पांडा के विषय में निम्न कथनों पर विचार करके सही कथन के कूट का चयन करना है। पहला, इन्हें शांति का प्रतीक माना जाता है। दूसरा कथन, जन्म के समय इनका वजन बहुत कम और वयस्क होने पर 200 से लेकर 250 किलोग्राम होता है। तीसरा कथन, यह प्रतिदिन अपने वजन का 1/3 मांस खाते हैं। आसान कहूं तो अगर 100 केजी इनका वजन है तो इनको खाने के लिए लगभग 30 से 35 केजी क्या चाहिए, बांस चाहिए। अब आपको यह बताना है कि सही कथन के कूट का कौन सा विकल्प आप ऑप्ट करेंगे। विकल्प ए, बी, सी, डी के रूप में आपके पास दिए हुए हैं। एक एक करके कथनों पर विचार कर लें। तो इन्हें शांति का प्रतीक माना जाता है, बिल्कुल सही है। क्यों शांति का? क्योंकि ये शांत प्रिय होते हैं, हमेशा जंगलों में ही रहते हैं, इन्हें दूसरे जीवों से कोई मतलब नहीं होता। इवन एक पांडा प्रयास यह करता है कि उसका एक एरिया है वो दूसरे पांडा के एरिया में नहीं जाता। इस तरह के जीव हैं, ये खाते हैं, पीते हैं, मस्त रहते हैं और अपना सोकर जीवन बिताते हैं। तो कुल मिलाकर ये काफी कूल रहने वाले जो है कि जानवर हैं और एक अच्छे काफी प्रकृति प्रिय माने जाते हैं। तो इस तरह शांति का प्रतीक माने जाते हैं। जो पांडा होते हैं, सामान्यतः देखा होगा आपने, जो व्हाइट पांडा होते हैं, तो जो पांडा हम सब यूज करते हैं व्हाइट पांडा के लिए, जब हमको कहना होता है रेड पांडा, तो वह क्या होते हैं, थोड़ा सा अलग होते हैं। खैर, दूसरा, जन्म के समय इनका वजन बहुत कम होता है। जी हाँ, कुछ ग्राम में होता है इनका। जब जन्म होता है तो कुछ ग्राम इनका वजन होता है, लेकिन जब मेच्योरिटी पीरियड इनकी आती है 200 लेकर 250 केजी तक के वजन भी इनके देखे गए। और यह प्रतिदिन अपने वजन का 1/3 मांस खाते हैं। सही। तो हमने क्या पता किया कि सभी कथन क्या है, सही है, और हमें चुनना था सही कथन के कूट का चयन करना था। तो इसके सभी विकल्प सही है, आंसर होगा ए। अब आपको बताना है IUCN की रेड लिस्ट में पांडा को किस कैटेगरी में रखा गया। देखिए, पहला है इंडेंजर्ड, दूसरा है वल्नरेबल, तीसरा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड और चौथा है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब है कि वह विलुप्त हो चुका है, अर्थात वो अपने जो आवासीय क्षेत्र उसमें नहीं पाया जाता। फिर है एक जो है कि क्रिटिकली इंडर्ड, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब यह है कि यह ऐसी कंडीशन है कि अगर हमने अब इसको कंजर्व नहीं किया तो धीरे धीरे विलुप्त हो सकता है। वल्नरेबल का मतलब संवेदनशील, अर्थात इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, अदरवाइज क्या होगा, यह जो है कि इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो देखिए, IUCN ने इनको जो शामिल किया है वह किया है वल्नरेबल में, अर्थात जो इसका आंसर होगा बी होगा। वल्नरेबल का मतलब यह है कि इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इनके आवासीय क्षेत्रों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इनके व्यापार या उनके अवैध शिकार को रोकने की जरूरत है, जिससे इनकी घटती हुई जनसंख्या और आवास क्षेत्र में हो रहे नुकसान को रोका जा सके। आई होप आप समझ पाए होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अब आपके विषय में आपके सामने दो और प्रश्न हैं। पहला है कि राम सेतु के विषय में निम्न कथनों पर विचार
विचार कर असत्य कथन का आपको चयन कीजिए। पहला, इसकी जो लंबाई है 148 किलोमीटर है। दूसरा, यह एक छिछला सागरीय क्षेत्र है। तीसरा, कि इस सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट से इसे नुकसान होने का खतरा था, इसीलिए इसे रद्द कर दिया गया था। डी, अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी अर्थात NIO इसका अध्ययन करेंगे। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है कि असत्य है। आपके पास ABCD के रूप में 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला जो है कि इसकी जो लंबाई है 148 किलोमीटर है, यह जो है कि गलत है। इसकी जो लंबाई है वह है केवल और केवल 48 किलोमीटर, न कि 148 किलोमीटर। तो हमें तो असत्य कथन का चयन करना था, हमें यही असत्य कथन मिल गया। और सही बात है, एक छिछला सागरीय क्षेत्र है, अर्थात यह इस पर क्या है, जो जल की गहराई है यहाँ पर काफ़ी कम है। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बनाया जाना था और उस प्रोजेक्ट के तहत क्या करना था कि इस सेतु समुद्रम से होकर एक कैनाल का रास्ता बनाया जाना था, जिससे होकर जहाज निकल सकते थे। क्योंकि सेतु समुद्रम का यहाँ पर जो कैनाल बनाने का प्रोजेक्ट था उसका विरोध हुआ और विरोध होने के कारण इसको रद्द कर दिया है। लेकिन अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी को यहाँ पर दिया गया है जिम्मा कि वह अध्ययन करेगा कि यहाँ पर रॉक्स क्या है, कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ था, आदि सभी चीज़ों को। तो इस तरह से हमें पता चला असत्य कथन ये था, और जो कि आपको पता चल गया। अगला प्रश्न, रेड पांडा के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय और दक्षिणी पश्चिमी चीन में पाया जाता है। दूसरा, यह 1500 मीटर से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर संपूर्ण हिमालय में पाए जाते हैं। तीसरा, यह अपना अधिक समय पेड़ों पर बिताते हैं। तो अब आपको बताना है कि इसमें से असत्य कथन वाला विकल्प कौन सा है। एक एक करके हम कथनों पर विचार करें। तो देखिए, पहला क्या है कि हमें चुनना है असत्य कथन का विकल्प। ध्यान दीजिएगा, तो किसके विषय में, रेड पांडा के विषय में। तो यह मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय और दक्षिणी पश्चिमी चीन में पाए जाते हैं, यह बिल्कुल सही जो है कि सही। दूसरा कथन है कि 1500 मीटर से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर संपूर्ण हिमालय में पाए जाते हैं, यह गलत है। अब इसलिए ये गलत है कि देखिए ऊपर वाला, देखिए ऊपर वाले स्टेटमेंट क्या लिखा है, पूर्वी हिमालय और दक्षिण पश्चिम चीन में पाए जाते हैं। तो या तो वो सही होगा या फिर ये सही होगा। तो ये क्या है कि जो पूर्वोत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पे पाए जाते हैं और हर जगह ये नहीं मिलते। और चूंकि जो पांडा प्रजाति है इसका जो ओरिजिन माना जाता है चाइना से माना जाता है, तो यह हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं, हमारे यहाँ भी मिलते हैं, जो हमारे यहाँ का पूर्वोत्तर क्षेत्र है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि संपूर्ण हिमालय में पाए जाते हैं, ये गलत है। और इसके अलावा बाकी स्टेटमेंट सही हो सकता था अगर संपूर्ण नहीं लिखा होता या ये लिखा होता कि ये पूर्वोत्तर हिमालय में पाए जाते हैं। तीसरा, यह अपना अधिक समय पेड़ों पर बिताते हैं। मैंने अभी कुछ समय पहले भी आपको पांडा को डिस्कस करते हुए बताया था। तो असत्य कथन कौन सा है, केवल 2 असत्य है, क्योंकि उसमें संपूर्ण हिमालय लिखा हुआ है, बाकी सब सही है। आई होप आपने आंसर सी ऑप्ट किया होगा। अगला प्रश्न, रेड पांडा भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सभी। अब आपके पास ABCD के रूप में आपके पास विकल्प दिए हैं कि आखिर जो है कि क्या इन 5 राज्यों में पाए जाते हैं। बी विकल्प कह रहा है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक। सी ऑप्शन कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम तक। और डी कह रहा है 1 और 3। अब आपको डिसाइड करना है कि आखिर आपका आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसको ऑप्ट कर लिया होगा। तो इसमें से देखिए ये लिखा है कि रेड पांडा, तो रेड पांडा जो है कि उत्तराखंड वाले एरिया में नहीं पाए जाते, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ये सही है। मैंने आपको अभी ऊपर भी डिस्कस किया था, यहाँ उत्तराखंड नहीं होगा, अर्थात 5 को हटा दें तो हमारा आंसर क्या होगा, बी हमारा सही आंसर होगा। आई होप आप इसी तरह से ऑप्ट कर रहे होंगे। अब आपको एक अगला प्रश्न जो है वह है, चीन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन, चीन 9 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा करता है। दूसरा, हाल ही में चीन ने अपने कोस्ट गार्ड को नेवी जैसी शक्ति दी है। अब आपको बताना है दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है। अब आपको बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, इस पर तो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर हम इसमें देखें तो चीन जो है कि 9 डैश लाइन के माध्यम से
दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया ही था कि 1940 के दशक से ही चीन क्या कर रहा है, दक्षिण चीन सागर पर दावा कर रहा है। पहले यह क्या करता था, इस क्षेत्र में 11 डैश बनाता, डैश मतलब डॉटेड एरिया बनाता था, और उसको कहता था 11 डैश लाइन के अंदर जितने राज्य हैं, सॉरी, जितने भी सागरीय क्षेत्र सब हमारा है। अब उसको वह 9 डैश लाइन कहता है, अर्थात उन लाइनों को उसने बस बड़ा कर दिया, बस ये समझिए। बाकी सही बात है, इन 9 डैश लाइन के माध्यम से चीन जो है कि दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। दूसरा है, हाल ही में चीन ने अपने कोस्ट गार्ड को नेवी जैसी शक्ति दिया। बिल्कुल सही है। हुआ क्या है कि उसने कोस्ट गार्ड का जो फॉर्मेशन किया था 2013 में, उसने जो अपना कोस्ट गार्ड बनाया था, अब उसने बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी, ऐसी शक्ति दे दी है कि जिसमें वह कोस्ट गार्ड जो है कि नेवी की तरह युद्ध कर सकता है, सामने वाले जो है कि देश के किसी भी शिप को नष्ट कर सकता है, इवन जो है कि किसी क्षेत्र को बना हुआ है उसको ध्वस्त कर सकता है, कब्जा कर सकता है, बहुत सी चीजें। तो दोनों कथन सही है, आंसर क्या होगा, ए। अगला प्रश्न है और वह है, टोंकिन की खाड़ी किस देश के समीप स्थित है। इसको इस रूप में पढ़िए, टोंकिन की खाड़ी किस देश के समीप स्थित है। जो ऑप्शन है वो काफी अलग अलग है, बहुत इजी है। पहला है रूस, दूसरा है तुर्की, तीसरा है ग्रीस, चौथा है चीन। तो अब आपको बताना है, आई होप आपने तो देखते ही ऑप्ट कर दिया होगा, इसका आंसर है चीन। हाल ही में क्या हुआ है, चीन ने टोंकिन खाड़ी वाले क्षेत्र में ये कहा है कि हम उसमें सैन्य अभ्यास करेंगे। सैन्य अभ्यास इसलिए उसने कहा है, दो चीजें, क्योंकि अभी क्या हुआ था, आपको पता ही कि वियतनाम ताइवान के साथ चाइना का डिस्प्यूट है, तो वहां पर यूएसए की नेवी जो है कि पहुंच गई थी। तो उसने कहा कि अब हम क्या करेंगे, सैन्य अभ्यास करेंगे, और टोंकिन की खाड़ी वाले क्षेत्रों में 3 से 4 दिनों के लिए उसने कहा कि इधर कोई सिर्फ प्रवेश ना करे, क्योंकि हम सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। सैन्य अभ्यास में क्या होगा कि जो यहाँ की नेवी या यहाँ के जो कोस्ट गार्ड है चाइना का, एक तरफ एनिमी का रोल अदा करेगा और सामने तरफ जो है कि दूसरा रोल। तो उसमें क्या होता है, कोई जहाज जाता है तो उसको खतरा हो सकता है, इसलिए मना किया गया। लेकिन आपको समझना है टोंकिन की खाड़ी वाला क्षेत्र। यहाँ पर देखिए, मुझे अच्छा होता कि मेरे पास अगर मैप होता तो मैं दिखा देता, लेकिन इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी कई तरह की लिमिटेशन है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि टोंकिन की खाड़ी आप जरूर देख लीजिए। अगला प्रश्न जो है कि भारत रत्न पुरस्कार के विषय में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला, इसे 2 जनवरी 1954 को प्रारंभ किया गया था। बी विकल्प, पद्म पुरस्कार भी इसी के साथ प्रारंभ किए गए थे। सी विकल्प, यह कला साहित्य विज्ञान सार्वजनिक सेवा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। डी विकल्प, 1965 से इसे मरणोपरांत भी दिया जाता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, किस में गलती की गई हो, आप आसानी से पकड़ लेंगे। देखिए, तो पहला कथन है कि 2 जनवरी 1954 को प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। और इन्हीं पुरस्कारों के साथ प्रथम पुरस्कार भी 1954 में ही प्रारंभ किए गए थे, 7 में प्रारंभ किए गए थे। उद्देश्य यह था कि जो सबसे बड़ा पुरस्कार होगा वो पद्म पुरस्कार होगा, और बाकी उसके बाद अन्य पुरस्कार होंगे। यह कला साहित्य विज्ञान सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है, बिल्कुल सही है। और इसमें जो डी विकल्प है ये गलत है। इसमें लिखा है कि 1965 से इसे मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, लेकिन नहीं, 1955 से ही, अर्थात जब इसको प्रारंभ किया गया था उसके 1 वर्ष बाद ही ये नियम कर दिया। तो यह यहाँ पर डी विकल्प गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न भी जो है कि आपको भारत रत्न से ही है। भारत रत्न के विषय में असत्य कथन का आपको फिर से चयन करना है। इन पुरस्कारों की घोषणा 26 जनवरी को किया जाता है। दूसरा, इन पुरस्कारों को मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है। तीसरा विकल्प है, इसमें 10 लाख रुपए और एक पदक दिया जाता है। डी विकल्प है, खेल के क्षेत्र को इसमें वर्ष 2013 में शामिल किया गया था। अब आपको बताना है कि आखिर इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। हालांकि जो गलत स्टेटमेंट है वो बहुत ही गलत है, आसानी से पकड़ लेंगे अगर थोड़ा भी आप भारत रत्न के विषय में जानते होंगे, और आपको जानना भी चाहिए अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और खासकर जब हमें एग्जाम को क्रैक करना है। तो इसमें देखिए, जो सी विकल्प है वो गलत है। इसमें लिखा है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कुछ नहीं मिलता है इसमें सिर्फ जो है कि आपको एक प्रशस्ति पत्र और एक पदक दिया जाता है, बाकी इसमें आपको कोई धनराशि नहीं दी जाती। हाँ, ये जरूर है कि आपको सम्मान काफी मिलता है, क्योंकि यह जो है कि भारत का सबसे बड़ा क्या है, नागरिक पुरस्कार है। आई होप आप, और सही बात है, खेल के क्षेत्र को इसमें वर्ष 2013 में शामिल किया गया था, और इसलिए शामिल किया गया था ताकि सचिन जैसे खिलाड़ी को दे सकें, और हम लोगों ने वर्ष
2013 में उनको दिया भी था भारत ने। अगला प्रश्न, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रोटोकॉल में किसके बाद आते हैं? अर्थात प्रोटोकॉल आपको मतलब होता है एक हायरार्की होती है ना, उसमें आपको बताना है कि किसी व्यक्ति को यदि भारत रत्न प्राप्त हुआ है तो प्रोटोकॉल में वो किसके बाद है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरे हैं प्रधानमंत्री, तीसरे हैं राज्यपाल और डी है दोनों सदनों के विपक्ष के नेता के बाद। किसके बाद जो है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नंबर आएगा ये आपको डिसाइड करना। वैसे मैं हायरार्की आपको बता दूं, पहले आते हैं प्रधानमंत्री, फिर उसके पहले आते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर गवर्नर, फिर पूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, फिर मुख्य न्यायाधीश, फिर लोकसभा अध्यक्ष, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर मुख्यमंत्री, फिर पूर्व प्रधानमंत्री, फिर सदन के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और उसके बाद आते हैं भारत रत्न प्राप्तकर्ता। तो यहां पर आंसर क्या होगा? किस सदन के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता। टफ प्रश्न था लेकिन अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कार के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 20 विकल्प, इसमें पद्म विभूषण सर्वोच्च होता है। तीसरा विकल्प, इसके लिए कोई व्यक्ति स्वयं का नाम भी प्रस्तावित कर सकता है। डी विकल्प, पुरस्कार वितरित करने का विवेकाधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अब आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। बहुत इजी प्रश्न है और जो गलत स्टेटमेंट है, असत्य कथन है, वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, आसानी से आप पता कर सकते हैं। खैर, इसमें असत्य कथन जो है वह है राष्ट्रपति के पास विवेकाधिकार। जी नहीं, इसके संदर्भ में राष्ट्रपति के पास कोई विवेकाधिकार नहीं। आपने पढ़ा होगा ना पॉलिटी में कि उनके विवेकाधिकार की शक्तियां कौन कौन सी, तो कभी ये नहीं पढ़ा होगा कि जो है कि भारत रत्न या पद्म पुरस्कार या उसमें भी जो है कि पद्म विभूषण या पद्म श्री या कुछ भी वो अपने हिसाब से दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से डी विकल्प यहाँ पे गलत। आई होप आपने प्रश्नों को जो है कि सॉल्व किया होगा और आप इसकी तैयारी सही से किए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।